नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट चाणक्य। भारत एक खोज की सीरीज़ के नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देश में अगर आज कोई मुद्दा प्रमुख है तो वो है नारी का सम्मान और उसकी सुरक्षा। इसके साथ अगर कोई विषय समांतर रूप से चल रहा है तो वो है लव जिहाद से हिंदू बहन बेटियों को बचाने की मुहिम। ये वो मुहिम है जिसको लेकर कई बार सांप्रदायिक उन्माद तक फैल चुका है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसे हालत बनी ही क्यों? फिलहाल जब इसका बारीकी से अध्ययन किया जाएगा तो सामने ये आएगा कि कहीं ना कहीं हिंदू समाज को सोची समझी साजिश से उन तमाम वीरांगनाओं के स्मरण से दूर किया गया जो उनकी प्रेरणा थी। ऐसी नारियां जो न सिर्फ अपनी रक्षा करने में सक्षम हुआ करती थी बल्कि अपने साथ समाज और प्रजा को भी सुरक्षित रखती थी। वामपंथी इतिहासकारों ने एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत हमारी वीरांगनाओं के इतिहास को ख़त्म करने का प्रयास किया और टेरेसा जैसे नामों को आगे किया। का वास्तविक असर कितना रहा, इसको आज सतही रूप में देखा जा सकता है और देश को उससे क्या मिला और क्या गंवाया, ये सोचने और समझने का विषय है। वामपंथी साजिश की एक खास बात और भी है। ये पहले तो किसी विषय को स्वयं विकृत करते हैं और बाद में उस पर ही कोहराम मचाया करते हैं। निसंदेह माँ दुर्गा संसार की किसी भी नारी के लिए सबसे बड़ी शक्ति रूपी प्रेरणा है, पर उनके नवरात्रि में उनके शत्रु रह चुके और उनके हाथों मारे जाने वाले महिषासुर की जय जयकार वामपंथी तत्व करता है। और फिर इन सब के बाद विदेशी ताकतों के इशारे पर वो सत्ता से सवाल करता है कि देश में महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं। इन साजिशों को गहनता से समझने के साथ ये भी जानना ज़रूरी होगा कि हमारी वो कौन सी प्रेरणा स्रोत है जो हमारी व हमारी बहन बेटियों का मार्गदर्शन कर सकती है विकृत होते समाज को फिर से नई राह दिखाने में। उन तमाम उदाहरणों में से एक उदाहरण आज देखा और पढ़ा जा सकता है। आज वीरांगना ताराबाई जी की पुण्यतिथि है। ये वो वीरांगना है जिन्होंने आज हर प्रकार के लैंगिक अपराधों की नींव में कहे जा सकने वाले औरंगजेब को सनातन की शक्ति का एहसास करवा दिया था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि भारत का एक बड़ा वर्ग आज उन्हें जानता भी नहीं। ये भारत की वो वीरांगना थी जिनका इतिहास अगर आज की नारियों बालिकाओं को पढ़ाया जाता तो यकीनन उनमें ताराबाई बनने की प्रेरणा मिलती। साथ ही अगर इनके गौरवशाली इतिहास को पुरुष पढ़ते तो किसी नारी की तरफ कुदृष्टि करने की हिम्मत न करते। लेकिन कलम हमेशा उनके हाथों में रही जो क्रूर मतांध औरंगजेब के गुणगान को लिखती रही और इतिहासकार वो सम्मानित रहे जो आजकल अपनी सेल्फी लेकर शान से कहते हैं कि वो गौमांस खा रहे हैं। कल्पना कीजिए कि क्या ऐसे लोगों के हाथों में इतिहास सुरक्षित रहा होगा और कम से कम हिंदू वीर या वीरांगनाओं को उचित स्थान या उचित सम्मान मिल रहा। अरे जिन्होंने स्वयं हिंदवी साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज को उचित स्थान नहीं दिया, उनसे उनकी बहू के लिए स्थान या सम्मान की आशा निरर्थक है। भारत के इतिहास की पुस्तकों में अधिकांशतः हिंदू राजाओं, रानियों एवं योद्धाओं को पराजित अथवा युद्धरत ही दर्शाया गया है। विजेता हिंदू योद्धाओं के साम्राज्य, उनके युद्ध रणनीति, उनके कौशल का उल्लेख या तो पुस्तकों में है ही नहीं अथवा बहुत ही कम किया गया है। जाहिर है कि यह जानबूझकर एवं व्यवस्थित रूप से इतिहास को विकृत करने का एक सोचा समझा दुष्कृत्य है। जिस समय औरंगजेब लगभग समूचे उत्तर भारत को जीतने के पश्चात दक्षिण में भी अपने पैर जमा चुका था, उसकी इच्छा थी कि पश्चिमी भारत को भी जीतकर वह मुगल साम्राज्य को अखिल भारतीय बना दे। परंतु उसके इस सपने को तोड़ने वाला योद्धा कोई और नहीं बल्कि एक महिला थी जिसका नाम था ताराबाई। ताराबाई के बारे में इतिहास की पुस्तकों में अधिक उल्लेख नहीं है क्योंकि वास्तव में उसने छत्रपति शिवाजी की तरह कोई साम्राज्य खड़ा नहीं किया।
जिस समय मराठा साम्राज्य पश्चिमी भारत में लगातार कमज़ोर होता जा रहा था तथा औरंगज़ेब मराठाओं के किले दर किले पर अपना कब्जा करता जा रहा था, उस समय ताराबाई ने सारे सूत्र अपने हाथों में लेते हुए न सिर्फ मराठा साम्राज्य को खंड खंड होने से बचाया बल्कि औरंगज़ेब को हार मानने पर मजबूर कर दिया। छत्रपति शिवाजी के प्रमुख सेनापति हम्बीर राव मोहिते की कन्या ताराबाई का जन्म 1675 में हुआ। ताराबाई ने अपने पूरे जीवन काल में मराठा साम्राज्य में शिवाजी के राज्याभिषेक से लेकर सन 1700 में औरंगज़ेब के हाथों कमज़ोर किए जाने तथा उसके बाद पुनः जोरदार वापसी करते हुए सन 1760 में लगभग पूरे भारत पर मराठा साम्राज्य की पताका फहरते देखा और अंत में सन 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के हाथों मराठा को भीषण पराजय भी देखी। यद्यपि इस पराजय की वजह अब्दाली जैसे दरिंदे की ताकत नहीं बल्कि जातियों और क्षेत्र में बटे हिंदू समाज का बिखराव था जो आज भी यथावत है। परंतु इस बात का श्रेय उसे अवश्य दिया जाएगा कि यदि ताराबाई नहीं होती तो न सिर्फ हिंदू व मराठा साम्राज्य का इतिहास बल्कि औरंगज़ेब द्वारा स्थापित मुगल साम्राज्य के बाद आधुनिक भारत का इतिहास भी कुछ और ही होता। ताराबाई का विवाह 8 वर्ष की आयु में शिवाजी के छोटे पुत्र राजा राम के साथ किया गया। छत्रपति के रूप में राज्याभिषेक के कुछ वर्ष बाद ही 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई। यह खबर मिलते ही क्रूर औरंगज़ेब बहुत खुश हो गया। शिवाजी ने औरंगज़ेब को बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए औरंगज़ेब चिढ़कर उन्हें पहाड़ी चूहा कहकर बुलाता था। आगरा के किले से शिवाजी द्वारा चालाकी से फलों की टोकरी में बैठकर भाग निकलने को औरंगज़ेब अपनी भीषण पराजय मानता था। वह इस अपमान को कभी भूल नहीं पाया, इसलिए शिवाजी की मौत के पश्चात उसने सोचा कि अब यह सही मौका है जब दक्षिण में अपना आधार बनाकर समूचे पश्चिम भारत पर साम्राज्य स्थापित कर लिया जाए। छत्रपति शिवाजी महाराज के बलिदान के पश्चात उनके पुत्र संभाजी राजा बने और उन्होंने बीजापुर सहित मुगलों के अन्य ठिकानों पर हमले जारी रखे। 1682 में औरंगज़ेब ने दक्षिण में अपना ठिकाना बनाया ताकि वहीं रहकर वह फौज पर नियंत्रण रख सके और पूरे भारत पर साम्राज्य का सपना सच कर सके। उसको क्या पता था कि अगले 25 साल वह दिल्ली वापस नहीं लौट सकेगा और दक्षिण भारत फतह करने का सपना उसकी मौत के साथ ही दफन हो जाएगा। हालांकि औरंगज़ेब की शुरुआत तो अच्छी रही और उसने 1686 और 1687 में बीजापुर तथा गोलकुंडा पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद उसने अपनी सारी शक्ति मराठाओं के खिलाफ झोंक दी और उसकी राह का सबसे बड़ा रोड़ा बन गए थे। मुगलों की भारी भरकम सेना की पूरी शक्ति के आगे धीरे धीरे मराठाओं के हाथों से एक करके एक किले निकलने लगे और मराठाओं ने ऊंचे किलों और घने जंगलों को अपना ठिकाना बना लिया। औरंगज़ेब ने विपक्षी सेना में रिश्वत बांटने का खेल शुरू कर दिया और गद्दारों की वजह से संभाजी महाराज को संगमेश्वर के जंगलों के 1689 में औरंगज़ेब ने पकड़ लिया। औरंगज़ेब ने संभाजी से इस्लाम कबूल करने को कहा। संभाजी ने औरंगज़ेब से कहा कि यदि वह अपनी बेटी की शादी उनसे करवा दे तो वह इस्लाम कबूल कर लेगा। हमारे साथ मिल इस्लाम कबूल कर लो। धर्म मतलब आस्था और आस्था बदली नहीं जाती। औरंगज़ेब संभाजी 1000 बार जिएगा, 1000 बार मरेगा, मगर हिंदू धर्म नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर औरंगज़ेब आग बबूला हो उठा। उसने संभाजी की जीभ काट दी, काट दो इसकी जुबान और आंखें फोड़ दी। संभाजी को अत्यधिक यातनाएं दी गई, लेकिन उन्होंने अंत तक इस्लाम कबूल नहीं किया और फिर औरंगज़ेब ने संभाजी की हत्या कर दी। औरंगज़ेब लगातार किले फतह करता जा रहा था। संभाजी का दूध मुहे बच्चा शिवाजी द्वितीय अब आधिकारिक रूप से मराठा साम्राज्य का उत्तराधिकारी था। औरंगज़ेब ने इस बच्चे का अपहरण करके
उसे अपने हरम में रखने का फैसला किया ताकि भविष्य में सौदेबाजी की जा सके, क्योंकि औरंगज़ेब शिवाजी नाम से ही चिढ़ता था। इसलिए उसने इस बच्चे का नाम बदलकर शाहू रख दिया और अपनी पुत्री जिन्नतुन्निसा को सौंप दिया कि वह उसका पालन पोषण करे। औरंगज़ेब यह सोचकर बेहद खुश था कि उसने लगभग मराठा साम्राज्य और उसके उत्तराधिकारियों को ख़त्म कर दिया है और बस अब उसकी विजय निश्चित ही है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा हो नहीं पाया। संभाजी की मृत्यु और उनके पुत्र के अपहरण के बाद संभाजी का छोटा भाई राजा राम अर्थात ताराबाई के पति ने मराठा साम्राज्य के सूत्र अपने हाथों में लिए। उन्होंने महसूस कर लिया कि इस क्षेत्र में रहकर मुगलों की इतनी बड़ी सेना से लगातार युद्ध करना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने अपने पिता शिवाजी से प्रेरणा लेकर अपने विश्वस्त साथियों के साथ लिंगायत धार्मिक समूह का भेष बदला और गाते बजाते आराम से सुदूर दक्षिण में जिंजी के किले में अपना डेरा डाल दिया। इसके बाद चमत्कारिक रूप से राजा राम ने जिंजी के किले से ही मुगलों के खिलाफ जमकर गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत की। उस समय उनके सेनापति थे रामचंद्र नीलकंठ। राजा राम की सेना ने छिपकर वार करते हुए 1 वर्ष के अंदर मुगलों की सेना के 10,000 सैनिक मार गिराए और उनका लाखों रुपए खर्च करा दिया। औरंगज़ेब बुरी तरह परेशान हो उठा। दक्षिण की रियासतों से औरंगज़ेब को मिलने वाली राजस्व की रकम सिर्फ 10% ही रह गई थी, क्योंकि राजा राम की सफलता को देखते हुए बहुत सी रियासतों ने उस गुरिल्ला युद्ध में राजा राम का साथ देने का फैसला किया। औरंगज़ेब के जनरल जुल्फ़िकार अली खान ने जिंजी के इस किले को चारों तरफ से घेर लिया, परंतु पता नहीं किन गुप्त मार्गों से फिर भी राजा राम अपना गुरिल्ला युद्ध लगातार जारी रखे हुए थे। यह सिलसिला लगभग 8 वर्ष तक चला। अंततः औरंगज़ेब का धैर्य जवाब दे गया और उसने जुल्फ़िकार से कह दिया कि यदि उसने जिंजी के किले पर विजय हासिल नहीं की तो गंभीर परिणाम होंगे। जुल्फ़िकार ने नई योजना बनाकर किले तक पहुंचने वाले अन्न और पानी को रोक दिया। राजा राम ने जुल्फ़िकार से एक समझौता किया कि यदि वह उन्हें और उनके परिवारजनों को सुरक्षित जाने दे तो वे जिंजी के किले को समर्पण कर देंगे। ऐसा ही किया गया और राजा राम 1697 में अपने समस्त कुंबे और विश्वस्तों के साथ पुनः महाराष्ट्र पहुंचे और उन्होंने सतारा को अपनी राजधानी बनाया। 82 वर्ष की आयु तक पहुंच चुका औरंगज़ेब दक्षिण भारत में बुरी तरह उलझ गया और थक भी गया था। अंततः सन 1700 में उसे यह खबर मिली कि किसी बीमारी के कारण राजा राम की मृत्यु हो गई है। अब मराठा के पास राज्याभिषेक के नाम पर सिर्फ विधवाएं और 2 छोटे छोटे बच्चे ही बचे थे। औरंगज़ेब पुनः प्रसन्न हुआ कि चलो अंततः मराठा साम्राज्य समाप्त होने को है, लेकिन वह फिर से गलत साबित हुआ, क्योंकि 25 वर्षीय रानी ताराबाई ने सत्ता के सारे सूत्र अपने हाथों में ले लिए और अपने 4 वर्षीय पुत्र शिवाजी द्वितीय को राजा घोषित कर दिया। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ताराबाई ने मराठा सरदारों को साम दाम दंड भेद सभी पद्धतियों को अपनाते हुए अपनी तरफ मिलाया और राजा राम की दूसरी रानी राजसबाई को जेल में डाल दिया। मुगल इतिहासकार खफी खान लिखते हैं, राजा राम के साथ रहकर ताराबाई भी गुरिल्ला युद्ध और सेना की रणनीतियों से खासी परिचित हो गई थी और उन्होंने अपनी बहादुरी से कई मराठा सरदारों को प्रभावित भी किया था। अगले 7 वर्ष में अर्थात सन 1700 से 1707 तक ताराबाई ने तत्कालीन सबसे शक्तिशाली बादशाह अर्थात औरंगज़ेब के खिलाफ अपना युद्ध जारी रखा। वह लगातार आक्रमण करती, अपनी सेना को उत्साहित करती और किले बदलती रहती। ताराबाई ने भी औरंगज़ेब की रिश्वत तकनीक अपना ली और विरोधी सेनाओं के कई गुप्त राज मालूम कर लिए। धीरे धीरे ताराबाई ने अपनी सेना और जनता का विश्वास अर्जित कर लिया। औरंगज़ेब जो कि थक चुका था, उसके सामने मराठाओं की शक्ति पुनः दिनों दिन बढ़ने लगी थी। ताराबाई ने औरंगज़ेब को जिस रणनीति से सबसे अधिक चौंकाया और तकलीफ दी वह थी गैर मराठा क्षेत्रों में घुसपैठ।
क्योंकि औरंगजेब का सारा ध्यान दक्षिण और पश्चिमी घाटों पर लगा था, इसलिए मालवा और गुजरात में उसकी सेनाएं कमज़ोर हो गई थी। ताराबाई ने सूरत की तरफ से मुगलों के क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे आज के पश्चिमी मध्य प्रदेश से आगे बढ़ते हुए कई स्थानों में अपनी वसूली चौकियां स्थापित कर ली। ताराबाई ने इन सभी क्षेत्र में अपने कमांडर स्थापित कर लिए और उन्हें सूबेदार, कमाविजदार, राहदार, चिटनीस जैसे विभिन्न पदानुक्रम से व्यवस्थित भी किया। मराठाओं के खत्म नहीं कर पाने की कसक लिए सन 1707 में 89 की आयु में औरंगजेब की मृत्यु हुई। वह बुरी तरह टूट कर थक चुका था। अंतिम समय पर उसने औरंगाबाद में अपना ठिकाना बनाने का फैसला किया, जहां उसकी मौत भी हुई और आखिर अंत तक वह दिल्ली नहीं लौट सका। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगलों ने उसके द्वारा अपहत किए हुए पुत्र शाहू को मुक्त कर दिया, ताकि सत्ता संघर्ष के बहाने मराठों में फूट डाली जा सके। यह पता चलते ही रानी ताराबाई ने शाहू को गद्दार घोषित कर दिया। ताराबाई ने विभिन्न स्थानों पर दरबार लगाकर जनता को यह बताया कि इतने वर्ष तक औरंगजेब की कैद में रहने और उसकी पुत्री द्वारा पाले जाने के कारण शाहू अब मुस्लिम बन चुका है और वह मराठा साम्राज्य का राजा बनने लायक नहीं। रानी ताराबाई के इस दावे की पुष्टि खुद शाहू ने की, जब वह औरंगजेब को श्रद्धांजलि अर्पित करने नंगे पैरों उसकी कब्र पर गया। ताराबाई के कई प्रयासों के बावजूद शाहू मुगल सेनाओं के समर्थन से लगातार जीतता गया और सन 1708 में उसने सतारा पर कब्जा कर लिया, जहां उसे राजा घोषित करना पड़ा क्योंकि उसे मुगलों का भी समर्थन हासिल था। ताराबाई हार मानने वालों में से नहीं थी। उन्होंने अगले कुछ वर्ष के लिए अपने मराठा राज्य की नई राजधानी पन्हाला में स्थानांतरित कर दी थी। अगले 5-6 वर्ष शाहू और ताराबाई के बीच लगातार युद्ध चलते रहे। मज़े की बात यह है कि इन दोनों ने ही दक्षिण में मुगलों के किलों और उनके राजस्व वसूली को निशाना बनाया और चौथ वसूली की। आखिरकार शाहू भी ताराबाई से लड़ते लड़ते थक गया और उसने एक अत्यंत वीर योद्धा बालाजी विश्वनाथ को अपना पेशवा नियुक्त किया। बाजीराव पेशवा के नाम से मशहूर यह योद्धा युद्ध तकनीक और रणनीतियों का जबरदस्त ज्ञाता था। बाजीराव पेशवा ने कान्होजी आंग्रे के साथ मिलकर 1714 में ताराबाई को पराजित किया था तथा उसे उसके पुत्र सहित पन्हाला किले में ही नजरबंद कर दिया, जहां ताराबाई और अगले 16 वर्ष कैद रही। 1730 तक ताराबाई पन्हाला में कैद रही, लेकिन इतने वर्षों के पश्चात शाहू, जो कि अब छत्रपति शाहूजी महाराज कहलाते थे, उन्होंने विवादों को खत्म करते हुए सभी को क्षमादान करने का निर्णय किया ताकि परिवार को एकत्रित रखा जा सके। हालांकि उन्होंने ताराबाई के इतिहास को देखते हुए उन्हें सतारा में नज़रबंद रखा, लेकिन संभाजी द्वितीय को कोल्हापुर में छोटी सी रियासत देकर उन्हें वहां शांति से रहने के लिए भेज दिया। बालाजी विश्वनाथ उर्फ बाजीराव पेशवा प्रथम और द्वितीय की मदद से शाहूजी महाराज ने मराठा साम्राज्य को समूचे उत्तर भारत तक फैलाया। यह सवाल ताराबाई के दिमाग में घूम रहा था। वह पेशवाओं को अपना साम्राज्य इतनी आसानी से देना नहीं चाहती थी। तब ताराबाई ने एक फर्जी कहानी गढ़ी और लोगों से बताया कि उसका एक पोता भी है, जिसे शाहूजी महाराज के डर से उसके बेटे ने एक गरीब ब्राह्मण परिवार में गोद दे दिया था। उसका नाम रामा राजा है। अब वह 22 साल का हो चुका है और उसका राज्याभिषेक होना चाहिए। ताराबाई मजबूती से अपनी ही यह बात शाहूजी को मनवाने में सफल हो गई और इस तरह 1750 में उस नकली राजकुमार रामा राजा के बहाने ताराबाई पुनः मराठा साम्राज्य की सत्ता पर काबिज हो गई। रामा राजा को उसने कभी भी स्वतंत्र रूप से काम नहीं करने दिया और सदैव पर्दे के पीछे से सत्ता के सूत्र अपने हाथ में रखे। 1748 में शाहूजी अत्यधिक बीमार पड़े और लगभग मृत्युशैया पर ही थे। उस समय ताराबाई 73 वर्ष की हो चुकी थी, लेकिन उनके दिमाग में मराठा साम्राज्य की रक्षा और सत्ता समीकरण घूम रहे थे। शाहूजी महाराज के बाद कौन? इस बीच मराठाओं का राज्य पंजाब की सीमा तक पहुंच चुका था। इतना बड़ा साम्राज्य संभालना ताराबाई और रामा राजा के बस की बात नहीं थी।
हालांकि गायकवाड़, भोसले, शिंदे, होलकर जैसे कई सेनापति इसे संभालते थे, परंतु इन सभी की वफादारी पेशवाओं के प्रति अधिक थी। अंततः ताराबाई को पेशवाओं से समझौता करना पड़ा। मराठा सेनापति, सूबेदार और सैनिक सभी पेशवाओं के प्रति समर्पित थे, अतः ताराबाई को सतारा पर ही संतुष्ट होना पड़ा और मराठाओं की वास्तविक शक्ति पूना में पेशवाओं के पास केंद्रित हो गई। ताराबाई 1761 तक जीवित रही। जब उन्होंने अब्दाली के हाथों पानीपत के युद्ध में लगभग 2 लाख मराठाओं को मरते देखा, तब उस धक्के को वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और अंततः 86 की आयु में ताराबाई का निधन हुआ। परंतु इतिहास गवाह है कि यदि 1701 में ताराबाई ने सत्ता और मराठा योद्धाओं के सूत्र अपने हाथ में नहीं लिए होते तो औरंगजेब को स्थान स्थान पर रणनीतिक मात नहीं दी होती और मालवा गुजरात तक अपना युद्ध क्षेत्र नहीं फैलाया होता तो निश्चित ही औरंगजेब समूचे पश्चिमी घाट पर कब्जा कर लेता। मराठों का कोई नाम लेवा नहीं बचता और आज की तारीख में इस देश का इतिहास कुछ और ही होता। समूचे भारत पर मुगल सल्तनत बनाने का औरंगजेब का सपना ही रह गया। इस वीर मराठा स्त्री ने औरंगजेब को वही युद्ध में उलझाए रखा, दिल्ली तक लौटने नहीं दिया। औरंगजेब के बाद मुगल सल्तनत वैसे ही कमज़ोर पड़ गई थी। इस वीरांगना ने अकेले दम पर जहां एक तरफ औरंगजेब जैसे शक्तिशाली मुगल बादशाह को बुरी तरह थकाया, हराया और परेशान किया, वहीं दूसरी तरफ धीरे धीरे मराठा साम्राज्य को भी आगे बढ़ाती रही। एक समय पर मराठों का साम्राज्य दक्षिण में तंजावुर से लेकर अटक यानी कि आज का अफगानिस्तान, पाकिस्तान के पेशावर तक था, लेकिन आपको अक्सर इस इतिहास से वंचित रखा जाता है और विदेशी हमलावरों तथा लुटेरों को विजेता, दयालु और महान बताया जाता है। सोचिए कि ऐसा क्यों है। भगवा ध्वज वाहिका छत्रपति शिवाजी महाराज की बहू वीरांगना महारानी ताराबाई जी को बारंबार नमन और वंदन करते हुए उनके यश गाथा को सदा सदा के लिए अमर रखने का आज हम संकल्प करते हैं, जिन्होंने क्रूर मतांध औरंगजेब को उसके अरमानों के साथ दक्षिण में ही दफन करते हुए प्रदान किया निर्भयता। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। धन्यवाद।